Assalamu alaikum students. Welcome to the ChemQuest. And today in this class of analytical chemistry, we will be studying about sorption. We will discuss about different mechanism of sorption, and in this lecture we will study in detail about adsorption. So what is sorption? Sorption is the process whereby solute species are transferred from the mobile to the stationary phase, डिसऑप्शन बीइंग द रिवर्स प्रोसेस. सो जॉप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सल्यूट स्पीशीज फर्स्टली दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मोबाइल टू द स्टेशनरी फेज. मोबाइल फेज से स्टेशनरी फेज के ऊपर ट्रांसफ़र होती हैं. और डीज ऑप्शन इज़ द रिवर्स. दैट इज़ इन केस ऑफ डीज ऑप्शन solute species they will be transferred from the stationary phase to the mobile phase. So both these process, these are necessary in order to complete separation or more perfectly chromatographic separation. These processes occur continually throughout a chromatographic separation, and the system is therefore described as being in a state of dynamic equilibrium. अच्छा जी, अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम हम एक ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं जिसमें विद रेफरेंस टू क्रोमेटोग्राफी अगर हम देखें, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम mobile to the stationary phase, this number is equal to the number of solute species which are transferred from the stationary to the mobile phase. यानी वो number of molecules of solute जो कि ट्रांसफ़र होते हैं मोबाइल टू स्टेशनरी फेज के ऊपर, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन वो नंबर इक्वल होगा उन मॉलिक्यूल के जो कि स्टेशनरी फेज से डीजॉप हो के मोबाइल फेज के अंदर चले जाएंगे. A solute is repeatedly redistributed between the phases as the mobile phase advances. जैसे जैसे मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज के ऊपर ट्रैवल करती है, सल्यूट अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, बिटवीन द फेजेस, दोनों फेजेस के दरमियान, इन एन अटेम्प्ट टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम करस्पॉन्डिंग टू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेशो. इस अटैम्प्ट में कि वो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए, और ये डिपेंड करेगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन रेशो पे. तो ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेज के ऊपर आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए, क्योंकि ये डिपेंड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन रेशो के ऊपर, क्योंकि कुछ सल्यूट स्पीशीज़ की टेंडेंसी होगी कि वो ज़्यादा देर स्टेशनरी फेज़ के ऊपर स्टे करें, और कुछ सल्यूट स्पीशीज़ की ये टेंडेंसी होगी कि वो ज़्यादा देर मोबाइल फेज़ के ऊपर स्टे करें. और ये जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन रेशो विच इज़ डी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. एनीवेज, इन ऑर्डर टू अटेन इन एन एफर्ट टू अटेन इक्विलिब्रियम, solute will repeatedly redistribute itself between the two phases ताकि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम वो अचीव कर सके. There are four basic sorption mechanisms. यानी sorption के चार बेसिक मैकेनिज्म हैं, एंड इट इज़ कॉमन फॉर टू और मोर टू बी इन्वॉल्व्ड साइमल्टेनियसली इन अ पर्टिकुलर मोड ऑफ क्रोमेटोग्राफी. अब देखें, पिछले लेक्चर में भी हमने ये देखा था कि जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसका जो मेन मैकेनिज्म है वो पार्टीशन है, फॉर एग्जांपल, या टीएलसी का जो मेन मैकेनिज्म है वो एडसॉर्प्शन है. लेकिन फिर हमने ब्रैकेट में ये भी देखा था कि ब्रैकेट में टू सम एक्सटेंट उन्होंने पार्टीशन के साथ, फॉर एग्जांपल, पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए एडसॉर्प्शन भी कंसिडर किया हुआ था. तो ये पॉसिबल है एक्चुअली टू सम एक्सटेंट. यानी मेन मैकेनिज्म जो एडसॉर्प्शन का है वो तो प्रोसीड करेगा ही, लेकिन जो दूसरे मैकेनिज्म है जैसे पार्टीशन, पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए पार्टीशन के अलावा टू सम एक्सटेंट एडसॉर्प्शन का मैकेनिज्म जो है वो भी हो सकता है. इसके अलावा जो थर्ड मैकेनिज्म है वो आयन एक्सचेंज है. फोर्थ मैकेनिज्म जिसके ज़रिए ऑप्शन या डीजॉप्शन का प्रोसेस हो सकता है, दिस इज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, या इसको जेल परमिएशन भी हमने पढ़ा है, राइट, या जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी हमने इसको पिछले लेक्चर्स में देखा है. Anyways, in this lecture we will be studying in detail about the mechanism of adsorption.
So what is adsorption? Adsorption is a surface effect, not to be confused with absorption. Adsorption के मुतालिक मैंने पिछले क्रोमोग्राफी के लेक्चर्स में बताया है. Now we will be studying in detail. So adsorption actually ये एक surface effect है और इसको absorption के साथ confuse नहीं करना, which is a bulk effect, जो कि bulk में ये effect होता है. यानी अगर आप फॉर एग्जांपल इंक को पानी के अंदर मिक्स करें, वाटर के अंदर, then it will be a phenomena which will be involving bulk effect. That is, for example, if you are mixing blue ink and water, then you will get a blue solution as a whole, right? So this will be a bulk effect. This is absorption. But adsorption is a surface effect. Surface adsorption involves electrostatic interactions such as hydrogen bonding, dipole-dipole and dipole-induced dipole attractions. तो जो सरफेस एडजॉर्प्शन है उसमें फॉर एग्जांपल सॉलिड की सरफेस के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब कर सकते हैं और उसके लिए जो इंटरेक्शंस होंगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, यानी ये वीक इंटरेक्शंस होंगी. डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकती है या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शंस भी इन्वॉल्व हो सकती हैं सरफेस एडजॉर्प्शन के फिनोमेना में. Solute species compete with the mobile phase for a limited number of polar sites on the surface of the adsorbent, of which silica gel is the most widely used. ओके अब असल में होगा क्या कि स्ल्यूट स्पीशीज़ ये compete करेंगी विद द मोबाइल फेज फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ पोलर साइट्स ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट. अब एडजॉर्बेंट जो कि स्टेशनरी फेज है एक्चुअली, उसके ऊपर नंबर ऑफ साइट्स होती हैं जिसके ऊपर स्ल्यूट के मॉलिक्यूल बाय मीन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल या दूसरी वीक इंटरेक्शंस के ज़रिए अपने आप को स्ल्यूट के ऊपर एडजॉर्ब कर सकते हैं. और अब स्ल्यूट देखें मोबाइल फेज़ के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट? तो इनिशियली तो मोबाइल फेज़ जो है उसके साथ स्ल्यूट की स्पीशीज़ compete करेंगी एडजॉर्बेंट की साइट्स के लिए. और एडजॉर्बेंट जो यूज़ होता है आमतौर पे फॉर एग्जांपल टीएलसी में भी सिलिका जेल इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एडजॉर्बेंट. और जो सिलिका जेल है उसकी सरफेस एक्चुअली इट कंप्राइज ऑफ SiO सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, यानी उसके ऊपर ये वाली इंटरेक्शंस होती हैं सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ. इसके अलावा सिलिकॉन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ सिलिका जेल की सरफेस के ऊपर ये वाली इंटरेक्शंस होती हैं. और सिलिकॉन हाइड्रोक्सिल जो इंटरेक्शन है उसको साइलानोल ग्रुप्स बोलते हैं. द लेटर बीइंग स्लाइटली एसिडिक एज वेल एज बीइंग पोलर. अब इसमें जो सिलिका जेल यूज़ होता है उसके अंदर या तो SiO यानी सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन इंटरेक्शंस होंगी या फिर साइलानोल ग्रुप्स की वजह से इंटरेक्शन होगी. और ये साइलानोल ग्रुप जो है दिस इज़ स्लाइटली एसिडिक और ये ज़्यादा पोलर होता है, विच रेडिली फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद स्लाइटली पोलर टू वेरी पोलर स्ल्यूट्स. तो जो साइलानोल ग्रुप है दिस कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड रेडिली स्लाइटली पोलर, जो ऐसे स्ल्यूट्स के साथ जो कि कम पोलर हों और जो ज़्यादा पोलैरिटी वाले हों उनके साथ भी ये फ़ौरन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है एज़ कम्पेयर्ड विद सॉल्वेंट या जो मोबाइल फेज़ है. Okay, water in the atmosphere can deactivate an adsorbent surface by itself being adsorbed. Okay, जैसे अब TLC प्लेट है उसके ऊपर हमने सिलिका जेल को कोट कर दिया है सिलिका को, ठीक है, एज स्टेशनरी फेज. और अगर हमने उसको ओपन एटमॉस्फेयर में रखा है तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि जो एटमॉस्फेरिक वाटर है उस एडजॉर्बेंट को डीएक्टिवेट कर देगा, यानी उसकी जो एक्टिव साइट्स हैं उनको डीएक्टिवेट कर देगा by itself being adsorbed onto the pores of the stationary phase. और उससे क्या होगा कि adsorption sites ब्लॉक हो जाएंगी. दिस कैन बी ओवरकम बाय ड्राइंग द एडजॉर्बेंट इफ अ मोर एक्टिव मटेरियल इज रिक्वायर्ड. तो ड्राइंग किस तरह से दोबारा से एक्टिव मटेरियल हासिल करने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल वीक फोर्सेस के ज़रिए एडजॉर्बेंट साइट्स को ऑक्यूपाई करेंगे. तो अगर आप उसको ड्राई कर देंगे बाय हीटिंग for example, then these forces they can be easily broken down. उन forces को for example अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू से वाटर ने उन साइट्स को ऑक्यूपाई किया है तो वाटर को एवेपोरेट किया जा सकता है, for example by breaking these hydrogen bonds by heating for example.
और इस तरह से आप सिलिका जेल को दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं। Although reproducibility may be difficult to achieve unless ambient temperature and humidity are carefully controlled. अच्छा, अब रिप्रोड्यूसिबिलिटी का क्या मतलब है? रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब है कि जो फॉर एग्जांपल आपकी आर एफ वैल्यू एक दफ़ा आई है, दूसरी दफ़ा उसी आर एफ वैल्यू को अचीव करने के लिए या उसी रिज़ल्ट को हासिल करने के लिए जब तक आप एम्बियंट टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर और इसी तरह जो ह्यूमिडिटी है उसको जब तक आप केयरफुली कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स यू कैन नॉट अचीव. Some common adsorbents, these are given here. Suitable mobile phases for TLC and HPLC, these are also present in this table. ओके, अब इसमें ये एड्जॉर्बेंट्स हैं, सॉरी जो मोबाइल फेजेस हैं वो टेबल 1 में दिए गए हैं, विच इज़ नॉट गिवन हियर. अच्छा, अब इसमें देखें कि ये जो टेबल 2 है it contains actually the adsorbents for chromatographic separation listed in order of decreasing polarity. तो ये एड्जॉर्बेंट्स हैं जो स्टेशनरी फेज़ के ऊपर कोट किए जाते हैं और इसमें आई मीन स्पोर्ट के ऊपर कोट किए जाते हैं और ये एड्जॉर्बेंट स्टेशनरी फेज़ के तौर पर एक्ट करते हैं. ऑल दीज आर सॉलिड्स. अब इसमें जो सबसे ज़्यादा पोलर है वो एलुमिना है, फिर चारकोल, सिलिका जेल, मोलिकुलर सीव्स, मैग्नीशियम सिलिकेट, cellulose and polymeric resins. This is the least polar one. All these are used as stationary phases in TLC. ओके, सो अब इसमें जो एड्जॉर्प्शन है इसकी मोबाइल फेजेस को हम स्टडी करेंगे. ठीक है, एड्जॉर्प्शन के लिए जो मोबाइल फेज़ यानी या टीएलसी में जो मोबाइल फेज़ यूज़ होती है इलियोवेंट के लिए एज इलियोवेंट, उसको अब हम स्टडी करेंगे. पिछली स्लाइड पे हमने स्टेशनरी फेज़ को डिटेल से स्टडी किया. फॉर सिलिका जेल कोटेड टीएलसी प्लेट्स, यानी ऐसी टीएलसी प्लेट्स जिनके ऊपर सिलिका जेल एज स्टेशनरी फेज यूज़ किया जाता है, द इल्यूवेंट स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर. यानी इल्यूवेंट स्ट्रेंथ जो है जैसे जैसे आप इस सीरीज़ में देखें, इस आगे की तरफ मूव करेंगे, यू विल सी एट द एंड फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड विच इज़ लिस्टेड हियर एज स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी ये सबसे ज़्यादा एक्चुअली पोलर है. तो अगर आप एक ऐसी टीएलसी प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं जिसके ऊपर सिलिका जेल है विच इज़ द मोस्ट पोलर स्टेशनरी फेज इन द सीरीज़ वी हैव सीन ऑन द प्रीवियस स्लाइड, तो इस केस में जो इल्यूवेंट स्ट्रेंथ है वो किस तरह इंक्रीज़ करेगी, जैसे जैसे पोलैरिटी इंक्रीज़ करेगी. तो ये सबसे कम पोलर है एंड सो दिस इज़ द वीकेस्ट वन, पर फ्लोरो अल्केन. एक्चुअली होगा क्या कि टीएलसी प्लेट के ऊपर, ठीक है, जो पोलर सल्यूट्स हैं वो एड्जॉर्ब हो जाएंगे. ठीक, अब उन पोलर सल्यूट को इल्यूवेट करने के लिए, उनको उस स्टेशनरी फेज से उतारने के लिए अगर हम एक पोलर इल्यूवेंट यूज़ करेंगे फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड, तो वो ज़्यादा आसानी से उन पोलर सल्यूट्स को जो स्टेशनरी फेज़ के ऊपर मिक्सचर में से निकल के जिनकी एब्जॉर्प्शन हुई है, तो वो जितनी ज़्यादा मोबाइल फेज़ पोलर होगी तो वो उन सल्यूट्स को उतनी आसानी से इल्यूवेट कर सकेगी, यानी उनको वहाँ से निकाल के कॉलम के नीचे लेके आ पाएगी. तो अब इस सीरीज़ में ये वाला जो पर फ्लोरोअल्केन है दिस इज़ द वीकेस्ट, ये लीस्ट पोलर है. फिर हेक्सेन, पेंटेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन और टॉल्विन, डाइक्लोरोमीथेन, डाईइथाइल ईथर, इथाइल एसीटेट है, एसीटोनाइट्राइल, एसीटोन 2 प्रोपानोल है और एन ब्यूटानोल, वाटर, मेथनॉल, ट्राईइथाइलामाइन, एस्टिक एसिड एंड देन वी हैव द फॉर्मिक एसिड. तो अगर सिलिका जेल कोटेड टीएलसी प्लेट है तो इल्यूवेंट स्ट्रेंथ इस सीरीज़ में इंक्रीज़ करेगी. ठीक है, लेकिन अगर C18 कोटेड प्लेट्स हैं द ऑर्डर इज़ रिवर्स. तो अगर C18 मीन कि हम एक ऐसा हाइड्रोकार्बन यूज़ करेंगे जिसके अंदर 18 कार्बन्स हैं, अगर उस मटेरियल से टीएलसी प्लेट को कोट किया जाएगा तो इसका मतलब स्टेशनरी फेज़ नॉन पोलर होगी. ठीक है, तो दूसरे लफ्ज़ों में क्या है, और उससे क्या होगा कि ये ऑर्डर फिर रिवर्स हो जाएगा. यानी अब टीएलसी प्लेट के ऊपर जो
इल्यूवेंट का इफ़ेक्ट होगा वो इस ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर उसके रिवर्स हो जाएगा। यानी अब जो परफ्लोरोअल्केन हैं वो वाले सल्यूट्स जो C18 कोटेड प्लेट्स के ऊपर जिनकी एब्जॉर्प्शन हुई है उनको इल्यूवेट करने के लिए अब परफ्लोरोअल्केन दिस विल बी द बेस्ट सॉल्वेंट. In other words, when the stationary phase is polar and the mobile phase is non-polar, the method is normal phase as opposed to reverse phase. तो ये normal phase और reverse phase हमने बड़ी तफसील से पिछले lectures में डिस्कस किया हुआ है. अब उसमें जो normal phase है this is the primitive one. ये नॉर्मल फेज़ जो क्रोमेटोग्राफी है ये क्रोमेटोग्राफी की प्रिमिटिव फॉर्म है जिसको फॉर एग्जांपल माइकल स्वेथ ने भी यूज़ किया था. और नॉर्मल फेज़ जो क्रोमेटोग्राफी है उसमें स्टेशनरी फेज़ पोलर होती है. जैसे इस केस में अगर सिलिका जेल कोटेड TLC प्लेट्स हैं तो इसका मतलब स्टेशनरी फेज़ पोलर है और मोबाइल फेज़ ऑब्वियसली हमें नॉन पोलर यूज़ करनी पड़ेगी और उसको हम बोलेंगे नॉर्मल फेज़. और अगर कंडीशन इसके ऑपोजिट हो, वाइस वर्सा हो, तो उसको हम रिवर्स फेज़ बोलते हैं. दिस मीन्स दैट इफ़ अ मिक्सचर ऑफ एथाइल एसीटेट एंड हेक्सेन एज द मोबाइल फेज़ इज़ यूज्ड. ठीक है, अब अगर हम एक ऐसा मिक्सचर यूज़ करें मोबाइल फेज़ के तौर पर जिसमें इथाइल एसीटेट हो. अब इथाइल एसीटेट कंपैरेटिवली पोलर है और हेक्सेन हो, यानी मिक्सचर के अंदर इथाइल एसीटेट और हेक्सेन हो तो इसमें इथाइल एसीटेट पोलर है. तो इसमें अगर हम और ज़्यादा इथाइल एसीटेट डालेंगे दिस विल रिजल्ट्स इन हायर RF वैल्यूज़ फॉर ऑल कंपाउंड्स ऑन द TLC प्लेट्स. तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि तमाम के तमाम कंपाउंड्स TLC प्लेट के ऊपर उनकी RF वैल्यूज़ बढ़ जाएगी. ठीक है, क्योंकि वो स्टेशनरी फेज़ के ऊपर ज़ाहिर है जो ऊपर वाला कंपोनेंट है सल्यूट है वो ज़्यादा देर तक स्टेशनरी फेज़ के ऊपर स्टे करेगा पोलर कंपोनेंट्स. Changing the polarity of the mobile phase will normally not results in reverse order of running of the compound on the TLC plate. ओके आमतौर पे क्या होता है कि अगर हम मोबाइल फेज़ की पोलैरिटी चेंज भी कर दें तो इसका नतीजा ये नहीं निकलता कि आपका बिल्कुल ही कंपाउंड का ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाए TLC प्लेट के ऊपर. एन एलोट्रॉपिक सीरीज कैन बी यूज्ड एज अ गाइड इन सेलेक्टिंग अ मोबाइल फेज़. अब एलोट्रॉपिक सीरीज़ जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जिनको एलोट्रॉपिक सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें सॉल्वेंट्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग पोलैरिटी. तो मोबाइल फेज़ को सिलेक्ट करने के लिए हम एलोट्रॉपिक सीरीज़ को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और एक्चुअली इट विल डिपेंड अपॉन द कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड. ये अगेन डिपेंड करेगा कि हमने कौन से कंपोनेंट्स सेपरेट करने हैं और वी शुड हैव अ प्रायर नॉलेज या फिर हमारे पास प्रायर नॉलेज होनी चाहिए कि जो कंपोनेंट्स हम जो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स हम सेपरेट करने जा रहे हैं उनके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो पोलर हैं या नॉन पोलर हैं. सो ऑन दिस बेसिस देन वी विल कम टू द एलोट्रॉपिक सीरीज़ और फिर हम डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड वी कैन सेलेक्ट अ सॉल्वेंट एज अ मोबाइल फेज. If a reversed order of running of the compounds is desired, an apolar stationary phase should be used. ओके अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो मोबाइल फेज़ है उसकी पोलैरिटी का इतना इम्पैक्ट नहीं होता कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट नॉर्मल फेज़ क्रोमेटोग्राफी के रिवर्स आए तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जो स्टेशनरी फेज़ है वो हम ए पोलर यूज़ करें क्योंकि नॉर्मल फेज़ में हम पोलर स्टेशनरी फेज़ यूज़ करते हैं जबकि रिवर्स फेज़ में हम ए पोलर स्टेशनरी फेज़ यूज़ करते हैं. तो अगर हम चाहते हैं कि हमें रिवर्स ऑर्डर चाहिए then we should use a polar stationary phase like C18 in place of silica gel coated TLC plates. I hope that you people have understood. If you have any problem, you are very welcome to ask. Adsorption continues. So the more polar the solute, the more tenaciously it will be adsorbed onto the surface of an adsorbent. तो सल्यूट जितना ज़्यादा पोलर होगा
उतनी ही ज़्यादा ताकत से ये एड्जॉर्ब हो जाएगा एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब आपका एड्जॉर्बेंट भी पोलर होगा, जैसे सिलिका जेल आपने यूज़ किया टीएलसी प्लेट के ऊपर, ठीक है। तो जो नॉन पोलर सल्यूट्स होते हैं, एग्जाम्पल गिवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दे हैव लिटल और नो अफिनिटी फॉर पोलर एड्जॉर्बेंट्स। तो एज आई हैव सेड, अगर आप पोलर एड्जॉर्बेंट या पोलर स्टेशनरी फेज यूज़ कर रहे हैं, तो जो नॉन पोलर सल्यूट्स हैं जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, सो ऑब्वियसली दे विल हैव लिटल और नो अफिनिटी फॉर पोलर एड्जॉर्बेंट्स। तो वो पोलर एड्जॉर्बेंट्स के ऊपर मतलब उनकी अफिनिटी जो है बहुत कम होगी या बिल्कुल नहीं होगी। जबकि जो पोलराइजेबल सल्यूट्स हैं, एग्जाम्पल गिवन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दे हैव वीक अफिनिटीज अराइजिंग फ्रॉम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, ठीक है। अच्छा, अब देखें हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड हों या अनसैचुरेटेड हों, वो हैं तो नॉन पोलर ही, ठीक है। अब जो ये तो प्योरली नॉन पोलर है ना, इसमें मतलब पोलराइजेबिलिटी का इम्पैक्ट भी कम ही होगा। जबकि जो अनसैचुरेटेड है, अब सैचुरेटेड से हम क्या मुराद लेंगे, जैसे अल्केन्स वगैरह, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जैसे अल्कीन्स एंड अल्काइंस, और वो पोलराइजेबल होंगे। आई होप दैट एट दिस पॉइंट यू अंडरस्टूड पोलराइजेबल स्पीशीज। और पोलराइजेबल स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनके मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं और इटसेल्फ उनके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस तो नहीं होते, और ना ही आयनाजेबल होती हैं लाइक आयनाजेबल स्पीशीज। लेकिन ये होता है कि ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है कि इलेक्ट्रॉन चूँकि इनके मॉलिक्यूल बिगर साइज़ के होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक साइड पे शिफ्ट हो जाए और उसकी वजह से उनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो अगर आप पोलर एडजॉर्बेंट यूज़ कर रहे हैं, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनकी तो बहुत कम अफिनिटीज़ होंगी। लेकिन जो पोलराइजेबल सल्यूट्स हैं, एग्जांपल गिवन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उनकी भी वीक इंटरेक्शंस या वीक अफिनिटीज़ होंगी। और ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस की वजह से हो सकती हैं पोलर एडजॉर्बेंट्स के ऊपर। जबकि जो पोलर सल्यूट्स होते हैं, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, दीज आर एड्जॉर्ब्ड स्ट्रांगली, यानी वो पोलर एड्जॉर्बेंट्स के ऊपर पोलर सल्यूट्स ज़्यादा स्ट्रांगली एड्जॉर्ब होंगे, और जाहिर है उनको फिर इल्यूट करने के लिए आपको फेयरली पोलर मोबाइल फेजेस की ज़रूरत होगी। An approximate order of increasing polarity and therefore order of illusion, increasing distribution ratio among classes of organic solutes is। अब इसमें इंक्रीजिंग पोलैरिटी यानी जो ज़्यादा पोलर सल्यूट्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान, और इसके बाद किस तरह से आप उनको इल्यूट कर सकते हैं, या उनकी इल्यूशन के लिए जो इंक्रीजिंग पोलैरिटी आपको रिक्वायर्ड होगी, सबसे ज़्यादा एसिड्स, जो सल्यूट ऐसे सल्यूट जो एसिडिक हैं वो ज़्यादा पोलर हैं, फिर फिनोल्स, फिर अल्कोहल्स, देन अमाइंस एंड अमाइड्स, thiols, these are more polar than ketones and aldehydes, which are more polar than ethers, esters, which are more polar than aromatics, alkenes, and alkanes. These are the most non-polar solutes. जो इल्यूशन का प्रोसेस है उसको आपको समझने की ज़रूरत है। एक्चुअली क्या है कि जब हम कॉलम में मिक्सचर ऑफ सल्यूट ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो सल्यूट के कंपोनेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर पोलैरिटी एंड आल्सो द पोलैरिटी ऑफ द स्टेशनरी फेज, दे विल बी एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेज। और फिर हम मोबाइल फेज एंटर करवाएंगे टॉप से, कॉलम के टॉप से फॉर एग्जांपल, और वो मोबाइल फेज जो है मिक्सचर को सेपरेट करेगी on the basis of their affinity with the solute, stationary phase as well as with the mobile phase। तो अगर polar solutes हैं तो वो ज़्यादा firmly adsorb होंगे on the surface of the stationary phase, और फिर और उन को उस कॉलम में से डिटैच करने के लिए, ठीक है, तो हमें एक पोलर मोबाइल फेज़ यूज़ करनी पड़ेगी। और अगर हम नॉन पोलर मोबाइल फेज़ यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर है वो तो फिर ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ स्टेशनरी फेज़ के साथ जुड़े रहेंगे और इस तरह से सेपरेशन नहीं हो पाएगी। तो अगर पोलर सल्यूट्स हैं तो उसके लिए हमें फिर पोलर ही स्टेशनरी फेज़ और एक पोलर ही आपको यूज़ करना पड़ेगी मोबाइल फेज़, उसको इल्यूशन के लिए, राइट। और फिर ये ऑर्डर है, राइट,
कि अगर आपके पास ऑर्गेनिक सल्यूट्स हैं तो उनका पोलैरिटी का क्या ऑर्डर है। उसमें एसिड्स जो है ये मोस्ट पोलर होंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड आप कह सकते हैं, और अल्केन्स फॉर एग्जांपल पेंटेन, हेप्टेन वगैरह, these will be the least polar ones. Adsorption-based chromatography is particularly useful for separating mixture of positional isomers such as 1,2,1,3 and 1,4 di-substituted aromatic compounds with polar substituents. ओके, सो एड्जॉर्प्शन बेस्ड क्रोमेटोग्राफी को हम यूज़ कर सकते हैं पोजिशनल आइसोमर्स, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। और वो भी ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनके ऊपर पोलर सब्सटीट्यूएंट्स लगे हों। फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग के ऊपर पोलर सब्सटीट्यूएंट जैसे हाइड्रॉक्सल ग्रुप हो सकता है, और हाइड्रॉक्सल ग्रुप का जो पोजिशनल आइसोमर है वो कैसे हो सकता है कि फर्स्ट पोजीशन पे जैसे हाइड्रॉक्सल ग्रुप लगा हो, फिर सेकंड पे लगा हो बेंजीन की, या फिर उसकी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे लगा हो, या फर्स्ट और फोर, इस तरह के डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स को पोलर सब्स्टिट्यूएंट वाले को ये जो एड्जॉर्प्शन बेस्ड क्रोमेटोग्राफी है वो सक्सेसफुली सेपरेट कर सकती है। whereas members of a homologous series have similar polarities and cannot generally be separated at all. अब homologous series क्या होती है, जैसे अल्केन्स, अल्केन्स में सबसे लोअर मेंबर जैसे मीथेन है, उसके बाद इथेन आ जाता है। तो मीथेन और इथेन आपस में उसका डिफरेंस जैसा कि आपको पता है मिथिलीन ग्रुप से है CH2 से, तो ऐसी सीरीज़ को हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं, और उनकी पोलैरिटीज़ एक जैसी होती हैं, इस वजह से उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। Chiral chromatography, which is a mode of HPLC, depends on differences in the adsorptive interaction of two or more enantiomers of a compound with a chiral stationary phase. I think at this stage you should know about chiral. What is chirality? Chirality क्या होता है कि अगर दरमियान वाले कार्बन के ऊपर 4 different groups लगे हों एंड these are non superimposable mirror images of each other, तो हम कहते हैं कि ये chiral कार्बन है। और कायरल के फिर वो दो आइसोमर्स होते हैं जिनको हम इनशोमर्स कहते हैं, वैसे उनको डी एंड एल आइसोमर्स कहते हैं। तो जो कायरल क्रोमेटोग्राफी है, ड्यू टू द डिफरेंट अब्जॉर्प्टिव इंटरेक्शंस ऑफ टू और मोर इनशोमर्स, कायरल क्रोमेटोग्राफी इन दोनों डी और एल आइसोमर्स को सेपरेट कर सकती है विद द हेल्प ऑफ अ कायरल स्टेशनरी फेज, ठीक है। इसमें फिर जो स्टेशनरी फेज है वो भी हम कायरल ही यूज़ करते हैं। सो दिस इज मोर एक्चुअली स्पेसिफिक एंड सेलेक्टिव। gas solid chromatography, this is an adsorption based mode of gas chromatography. Okay, we have already discussed this कि जो गैस क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली वो दो तरह की हो सकती है, लिक्विड भी और सॉलिड भी। तो जो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है जहाँ पर GLC आ जाएगा वो उसमें पार्टीशन बेस वो होती है, और जो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है जिसमें स्टेशनरी फेज हम सॉलिड यूज़ करते हैं तो वो एड्जॉर्प्शन बेस, ज़ाहिर सॉलिड स्टेशनरी फेज है तो उसका जो एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो एड्जॉर्प्शन फिर होगा। Okay, so thank you very much. This was like kind of a very interesting lecture. I really enjoyed delivering this lecture. If you people have enjoyed as well, so do consider subscribing, liking, and sharing. As you know, sharing is caring. So we will meet with another lecture on the topic of sorption, in which we will study other sorption mechanisms like partition, ion exchange, and exclusion. Till then, Allah Hafiz.